दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुडिशरी को और आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बच्चों की तरह आपको पढ़ाऊंगा। देखो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों पिलर्स के ऊपर कंट्री चलती है हमारी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करने का, एग्जीक्यूट करने का, और जुडिशरी का काम होता है नज़र रखने का कि कानून को कोई तोड़ तो नहीं रहा है, कानून सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसको सज़ा देने का काम जुडिशरी का होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके स्कूल में कानून बनाया गया, सभी टीचर्स ने मिलकर कानून बनाया कि मंडे को सभी बच्चे वाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे। तो ये काम हो गया लेजिस्लेचर का, कानून बन गया कि मंडे को सभी को वाइट कलर की ड्रेस पहनकर आनी है। अब इसके बाद आपके प्रिंसिपल ने मोहर लगाई और कानून लागू कर दिया। ये काम है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूट किया उसने। और फिर ये नज़र रखना कि बच्चे मंडे को वाइट ड्रेस पहनकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो बच्चे वाइट ड्रेस पहन के नहीं आ रहे उन पर फ़ाइन लगाने का काम जुडिशरी का है। समझ में आ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट का मेन काम ये देखने का है कि सरकार सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो गैर कानूनी है। स्टेट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। अब मान लो दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि हरियाणा वाले हमको पानी नहीं दे रहे। हरियाणा की सरकार कहती है कि हमें ख़ुद पानी कम पड़ रहा है, हम कैसे दें दिल्ली को, हम नहीं देंगे पानी। तो इस तरह के जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं ना, 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। और सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। अब अगर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार की आपस में लड़ाई हो रही है तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। सुप्रीम कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई ना हो। एपेक्स कोर्ट जो सबसे ऊपर हो। और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होता है। दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होता है। जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में है। ऐसे ही बिहार में है, बिहार का हाई कोर्ट आई थिंक पटना में है। कर्नाटका का अपना है, राजस्थान का अपना है, केरला का अपना है। सभी स्टेट के अपने अपना एक हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहर हैं। आगरा में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वाराणसी में है, लखनऊ में है, सहारनपुर में है, बिजनौर में है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छोटे छोटे केसेस जाते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश फॉर ऑल ने आपसे 1 लाख रुपये ले लिया ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने का। उसके बाद आपको ऑनलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाई। अब ये थोड़ी है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओगे या हाई कोर्ट में पहुंच जाओगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेस आते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कोर्ट ज़रूर होगा। और पूरे स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है। वैसे मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ सब बच्चों को, कोर्ट वोर्ट मत जाना दोस्त। अभी मैं आपको बहुत गहराई में बताऊँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये चाहता था कि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए जुडिशरी क्या है, ये कैसे काम करती है और हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अगर मज़ा आ रहा है, वीडियो में अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार। लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाने की। तो इसलिए लाइक में कंजूसी मत किया करो। वैसे भी एजुकेशनल चैनल्स को बहुत कम सपोर्ट मिलती है, तो लाइक करो, शेयर करो। चलो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे देश में ना सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब ये क्या होता है? देखो, सिंगल कहते हैं एक को, इंटीग्रेटेड कहते हैं एकजुट, यूनाइटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। मैं आपको समझाता हूँ, अभी रुको। देखो इंडिया में डुअल पॉलिटी है। सेंटर की अलग पावर्स होती हैं और स्टेट की पावर्स अलग हैं। समझ में आ रहा है? डुअल पॉलिटी है ये। जो काम सेंटर कर रही है वैसा काम स्टेट नहीं करेगी, और जैसा काम स्टेट कर रही है वैसा सेंटर नहीं करेगी। सेंटर की अपनी अलग ड्यूटीज़ हैं, स्टेट की अलग ड्यूटीज़ हैं। सेंटर का काम करने का अलग तरीका है, स्टेट का काम करने का अलग तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में टीचर्स का काम अलग है, बच्चों को पढ़ाने का काम है। कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई स्पोर्ट्स सिखाता है, कोई म्यूज़िक सिखाता है, कोई डांस सिखाता है। तो हर स्टेट में अलग अलग सरकार हो सकती है जिसका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से टीचर अलग अलग होता है ना, वैसे स्टेट में भी अलग अलग सरकार हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सरकार अलग हो सकती है, दिल्ली की सरकार अलग हो सकती है स्टेट में। और आपके स्कूल में टीचर तो बहुत सारे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तो एक ही होगा ना। और प्रिंसिपल का काम अलग है।
प्रिंसिपल का मेन काम बच्चों को पढ़ाने का नहीं होता, उसका काम स्कूल को चलाने का होता है। प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ अलग होती हैं, तो प्रिंसिपल को आप सेंटर समझो। तो अभी मैंने बात करी डुअल पॉलिटी की, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है जुडिशरी की। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जुडिशरी में ऐसा नहीं होता जैसा पॉलिटिक्स में होता है। जुडिशरी में एक ही कानून को फॉलो किया जाता है। जो रूल्स बने हुए हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी सेम है, हाई कोर्ट के लिए भी सेम है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सेम है। और हमारी पूरी जुडिशरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है सभी कोर्ट्स, एक ही सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के तहत सभी लोग काम करते हैं अपना अपना, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो कानून है, जो रूल्स बने हुए हैं वो सबके लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और इसी सिस्टम को कहा गया है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आया तो आपको मज़ा नहीं आया, आपने कहा कि ये फ़ैसला सही नहीं है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है और एक जैसा सिस्टम फॉलो हो रहा है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो हो रहा है। जो रूल सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, जो कानून सुप्रीम कोर्ट देख रहा है वही कानून हाई कोर्ट भी देख रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देख रहा है। सभी एक ही कानून को फॉलो कर रहे हैं, सभी का काम करने का तरीका एक ही है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी सिस्टम को कहा जाता है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। कोशिश करिए आसान लैंग्वेज में समझाने की, अगर समझ में नहीं आया अभी भी तो कमेंट में लिखकर बताओ, और ज़्यादा कोशिश करूँगा आसान लैंग्वेज में समझाने की। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्यों है। देखो सबसे पहला रीज़न है हमारे देश में ना फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब हर किसी की ना अपनी अपनी पावर्स हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो सबके ऊपर निगरानी रख सके, सबके ऊपर लगाम लगा के रख सके। जैसे मान लो दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है और सेंटर में मोदी सरकार है। अब दोनों की आपस में लड़ाई हो गई किसी इशू के ऊपर। सेंटर ने कहा कि हम जीएसटी लागू करेंगे, स्टेट ने कहा हम नहीं करते जीएसटी लागू। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में रहकर फैसला करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको मानना पड़ेगा। या मान लो हरियाणा कहता है कि हम तो पानी पहुंचा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली कहती है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसला करेगा ना। फेडरल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो सबसे ऊपर हो, नहीं तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा, सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। सेकंड रीज़न है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का कि ये दोनों ना फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे पास, जो हर हिंदुस्तानी को पैदा होते ही मिल जाते हैं। उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट टू इक्वालिटी मिलेगा उसे, उसको आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है, कोई सा भी रिलीजन अपना सकता है, राइट टू रिलीजन। इस तरह से 6 राइट्स होते हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स को भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। तीसरा रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट बदलते हुए टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक नया मतलब दे सकता है, एक नई सोच दे सकता है। देखो ज़माना तो एक जैसा नहीं रहता ना, बदलता रहता है। आज आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, लेकिन 20 साल पहले ये सब थोड़ी था। तो ज़माना जब बदल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग नज़र से देखना होगा, उसका मतलब भी बदलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस को लाने होंगे, तो बदलते हुए ज़माने के साथ एक अलग नज़र से देखता है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था ना, तो स्टार्टिंग में 8 जजेस का कानून था। 8 जजेस होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जजेस बढ़ते गए। अब देखो चीफ जस्टिस सबसे ऊपर होता है और 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 33 जजेस मैक्सिमम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस होंगे और चीफ जस्टिस के साथ में मैक्सिमम 33 और जजेस हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, मैंने आपको बताया। ये देखो कुछ इस तरह का है।
वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को अगर चीफ़ जस्टिस चाहें तो दिल्ली से शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए चीफ़ जस्टिस को प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये दिल्ली में है और कुछ इमेजेस आपके सामने हैं। अब आपको बताता हूँ कि चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। देखिए, चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ में कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो सीनियर होता है ना जज, उसी को रिकमेंड किया जाता है चीफ़ जस्टिस के लिए। देखो, बहुत बड़ी पोस्ट है, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना बढ़िया है। तो इसीलिए जो टॉप सीनियर जजेस होते हैं उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है और उन्हीं में से किसी एक को चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये तो मैंने आपको चीफ़ जस्टिस का बताया। चीफ़ जस्टिस में मैंने आपको क्या बताया कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में बैठ के कंसल्टेशन करता है और फिर उसके बाद अपॉइंट करता है चीफ़ जस्टिस को। लेकिन आप सोचो, जो चीफ़ जस्टिस के साथ में बाकी जजेस होते हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? देखो, बाकी जजेस के साथ में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस 4 सबसे ज़्यादा सीनियर जजेस के साथ में कंसल्टेशन करते हैं और फिर जाके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और इसे कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? देखो, चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो क्या होगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ में बातचीत करेंगे और फिर जाके चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर चीफ़ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस को अपॉइंट करना है तो फिर क्या होगा? चीफ़ जस्टिस 4 मोस्ट सीनियर जजेस के साथ में बैठकर आपस में बात करेंगे, कुछ नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर वो नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड किए जाएंगे और फिर प्रेसिडेंट उन नामों में से सिलेक्ट करके जज को बना देंगे और इसी सिस्टम को कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम। दोस्तों, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी ना, तो इन्होंने कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। 2014 में सरकार लेकर आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। लेकिन एक साल के बाद 2015 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ही चलता रहेगा और आज भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। देखो, मेरे पास ना टाइम बहुत कम रहता है, मुझे जल्दी जल्दी कवर करना होता है। ऑफलाइन में कुछ ही मिनट्स रहते हैं मेरे पास में, पूरा चैप्टर ख़त्म करना होता है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँ क्लासेस। तो अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन क्लास बनाऊँ लाइव, वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँ, आमने सामने हम लोग बात करें। तो देखते हैं अगर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें डाउट होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। बाकी मैंने कोशिश करी है आसान लैंग्वेज में समझाने की। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो वीडियो को। अब आपको पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जज इंडियन होना चाहिए। इंडियन होने के बाद 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस हो। मैंने आपको बताया ना कि हाई कोर्ट तो हर स्टेट में होता है। तो मान लो 1 साल का दिल्ली हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है, 2 साल यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, वहाँ का एक्सपीरियंस है, 2 साल का इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो गया, 1 साल का दिल्ली का हो गया और 2 साल का समझो कि पटना का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो गया। मतलब टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम हाई कोर्ट का। और वो 5 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग हाई कोर्ट से हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का। यहाँ पर भी सेम है कि 10 साल अलग अलग हाई कोर्ट में आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। एडवोकेट होता है वकील, तो कम से कम 10 साल आपने वकालत की हो हाई कोर्ट में। तीसरा रास्ता है कि प्रेसिडेंट की नज़र में आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, कोई ऐसी बात हो उसमें जो और किसी में ना हो, कोई ऐसी खूबी हो जो उसे जज की गद्दी पर बिठा सके। जैसे मान लो कोई लॉ का प्रोफेसर है, बहुत महान है, उसको बहुत नॉलेज है लॉ की, बहुत एक्सपीरियंस है, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है जज बनने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जज का टर्म ऑफिस होता है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स की उम्र तक जज काम कर सकता है, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। हालांकि जज चाहे तो किसी भी एज में ख़ुद से रिज़ाइन कर सकता है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जज ने अगर कोई गलत जजमेंट दे दी, कोई दुष्ट जज है, करप्टेड है, या फिर वो गलत फ़ैसले सुना रहा है, तो फिर उसको निकाले कैसे। देखिए, जज को निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है।
और इसको मुश्किल इसलिए रखा गया है ताकि जज किसी से डरे नहीं, उसका जो फ़ैसला है वो किसी के डर से बदले ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अब अगर जज को हटाना आसान होगा तो वो उस बड़े पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला सुनाने से डरेगा। उसको यही डर लगा रहेगा कि ये पॉलिटिशियन मुझे हटा देगा, निकाल देगा। पॉलिटिशियन आराम से धमकी दे देगा जज को कि हम तुम्हें हटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जज को निकालना ना बड़ा मुश्किल काम है। अब जज को हटाने के लिए क्या होता है, दोनों हाउस में, लोअर हाउस और अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी और फिर वो वोटिंग प्रेसिडेंट के पास में जाएगी। इसके बाद प्रेसिडेंट हटाएगा। 2/3 मेजॉरिटी लाना बड़ा मुश्किल काम है। हर 3 लोगों में से 2 का वोट चाहिए। कितना मुश्किल काम है यार। मतलब आप समझो कि 100 लोगों में से तकरीबन 67 लोग। दोस्तों अब आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इम्पार्शियलिटी कहते हैं सभी मुजरिमों की इक्वल ट्रीटमेंट। अगर कोई बहुत अमीर है तो उसको भी वही ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी वही सज़ा है, और अगर कोई गरीब है तो उसको भी वही सज़ा मिलनी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ना जुडिशरी आज़ाद है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, उसके ऊपर प्रेशर होगा तो फिर वो सही से फ़ैसला नहीं सुना पाएगी। इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, मतलब कानून अंधा है, उसको कोई नहीं देख रहा है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पॉलिटिशियन है, कौन बिजनेसमैन है। तो प्रेशर किसी का नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जज यही सोचता रहेगा कि कहीं मुझे कोई हटा ना दे, कहीं मेरा करियर ख़राब ना हो जाए। और इसी वजह से हमारी जुडिशरी के पास में बहुत ताकत है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में पढ़ना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट ज़रूर करता है जज को, लेकिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट कैसे है जुडिशरी, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। कॉलेजियम मैंने आपको बताया ना कि इसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस होते हैं, तो टोटल 5 जजेस की टीम होती है। और ये 5 जजेस की टीम रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इन्हीं की दी गई रिकमेंडेशन पर जज को अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी तरह से प्रेसिडेंट का कंट्रोल नहीं होता और ना ही पूरी तरह से चीफ जस्टिस का कंट्रोल है। जैसे मान लो मैं चीफ जस्टिस हूँ इंडिया का, ठीक है, और मेरा दोस्त है जज बनने के लिए तैयार है, वो क्वालिफाइड है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरा दोस्त बने जज, या मैं किसी से पैसा भी ले सकता हूँ, रिश्वत ले सकता हूँ जज बनाने को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट के पास में है ना चीफ जस्टिस के पास में। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो चीफ जस्टिस ने 50 कैंडिडेट्स में से 5 जजेस की लिस्ट को तैयार करके भेजा प्रेसिडेंट के पास में। अब उन 5 कैंडिडेट्स में से कौन सा जज बनेगा ये प्रेसिडेंट के हाथों में है। इसमें चीफ जस्टिस का रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पहले के जो 50 कैंडिडेट थे, उन 50 कैंडिडेट में से कौन से 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, उस प्रोसेस में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। तो पहले वाला जो फ़िल्ट्रेशन है उसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, और जो दूसरा वाला फ़ाइनल फ़िल्टर है जिसमें सेलेक्ट करना है, वहाँ पर चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से ना तो चीफ जस्टिस का पूरी तरह से कंट्रोल है और ना ही प्रेसिडेंट का पूरी तरह से कंट्रोल है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से यही कहूँगा कि एक बार और वीडियो को देखो। बाकी कोशिश करता हूँ कि यार आसान से आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब बहुत मुश्किल है जज को निकालना। आपको पार्लियामेंट में साबित करना पड़ेगा कि जज ने वाकई बहुत बहुत बुरा काम किया है, मिसबिहेवियर किया है, या फिर वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, उसको फ़ैसला नहीं लेना आ पा रहा, गलत फ़ैसले सुना रहा है। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मतलब लगभग 100 में से 67 लोगों का वोट चाहिए होगा आपको रफली, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा मुश्किल काम है। और दोनों हाउसेस से चाहिए इतनी मेजॉरिटी आपको, लोअर हाउस से भी और अपर हाउस से भी। तीसरा है कि जज की सैलरी इंडिया के कंसोलिडेटेड फ़ंड से दी जाती है। कंसोलिडेटेड फ़ंड होता है इंडिया का मेन बैंक अकाउंट। पार्लियामेंट के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फ़ंड को कम ज़्यादा कर सके। हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं ना, वो सारा इसमें जाके इकट्ठा होता है। तो जज की सैलरी डायरेक्ट वहाँ से आ रही है, कंसोलिडेटेड फ़ंड से आ रही है, और जज की सैलरी को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। जज की सैलरी तभी कम होगी जब कोई इमरजेंसी हो जाए देश में। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास कर दिया और जज की सैलरी कम ज़्यादा हो गई,
या कोई फ़ैसला पसंद नहीं आया तो सैलरी कम कर दी। आपको सरकारी ख़जाने से पैसे दिया जाएगा, आप बिना फ़िक्र किए अपना फ़ैसला सुनाइए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जज का जो भी फ़ैसला होगा ना, जो भी उसका काम करने का तरीका होगा, उस पर आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में। बस एक ही कंडीशन है डिस्कशन करने की पार्लियामेंट में, और वो तब है जब जज को रिमूव करने के लिए मोशन पास किया जाना हो। समझ में आ रहा है आपको? अगर जज के लिए गए फ़ैसले पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगी तो फिर वो आज़ाद कहाँ से हुआ? तो वो कोई भी फ़ैसला सुनाए, उसका कोई भी काम करने का तरीका हो, पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि जज ने गलत फ़ैसला सुनाया है, उसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर जज ने कोई मिसबिहेवियर किया है, कोई गलत फ़ैसला वाकई में सुनाया है और आपको मोशन पास करवाना है, उसको हटवाना है वहाँ से, तब आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जज को पूरी आज़ादी दे रखी है। आप बिना किसी डर के जैसा आपको फ़ैसला सुनाना है आप सुनाओ, कानून के दायरे में रहकर। आपके फ़ैसले पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई सीरियस चार्ज है आपके ऊपर, आपको रिमूव करने के लिए मोशन पास हो रहा है पार्लियामेंट में, तब आपके फ़ैसलों पर डिस्कशन होगी। दोस्तों, हिंदुस्तान में आप सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर सकते हो, हल्ला गुल्ला कर सकते हो, गाली गलौज तक लोग कर लेते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं रोज़ गालियाँ खाता हूँ। लेकिन आप जुडिशरी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर आपने जुडिशरी के फ़ैसले को गलत तरह से क्रिटिसाइज़ किया ना, वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया, बदतमीज़ी करी, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आपके ऊपर और आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपको जुडिशरी का लिया गया फ़ैसला सही नहीं लग रहा है तो आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट का भी फ़ैसला अगर सही नहीं लग रहा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करो जाके। जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने बदतमीज़ी करी तो फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है ना, तो फिर वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है, किसी कोर्ट में जज नहीं बन सकता है, उसका कोई रोल नहीं रहता कोर्ट से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रेजेंट में जज है ना, उसके ऊपर अपने सीनियर का कोई प्रेशर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, आप मुझसे जूनियर हो, अब मैं रिटायर हो गया और बाद में आप जज बने, चीफ जस्टिस बने आप। अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये फ़ैसला तुम गलत ले रहे हो, सुनो मेरी बात, इस तरह से फ़ैसला मत लो, अपने फ़ैसले को बदलो, तो आपके ऊपर ना एक प्रेशर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक बार जज रिटायर हो गया तो फिर उसका कोई कनेक्शन नहीं है कोर्ट से, वो कोई एडवाइस नहीं देगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो हमारी जुडिशरी है ना, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का। दोस्तों, अब आपको पढ़ना है जुरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिसडिक्शन कहते हैं कोर्ट के फ़ैसला लेने की ताकत को। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो दिल्ली और हरियाणा दोनों सरकारों की आपस में लड़ाई हो गई। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए बार बार दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ आपको। तो हरियाणा कहता है कि मैं दिल्ली को पानी नहीं दूंगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये ताकत है कि वो अपना फ़ैसला सुनाए। लेकिन इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसके पास ये ताकत नहीं है। हाई कोर्ट के पास में ये ताकत नहीं है। समझ में आ रहा है? जुरिसडिक्शन पावर है कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में कम ताकत है, हाई कोर्ट के पास में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल और एपेलेट दोनों जुरिसडिक्शन है। इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होती है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। देखो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व कर सकता है। जैसे सेंटर और स्टेट की लड़ाई हो गई आपस में, सेंटर ने कोई कानून बनाया और स्टेट कहता है कि हम इस कानून को नहीं मानते, हम लागू नहीं करते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में। दूसरा केस ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में लड़ाई करने लगें, हरियाणा और दिल्ली की लड़ाई हो रही है आपस में, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही रोल है। हाई कोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा को फेवर करेगा और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो दिल्ली को फेवर कर सकता है। तो कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो न्यूट्रल फैसला सुना सके, जो इनसे ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, एपेक्स कोर्ट है, तो वही फैसला कर सकता है यहाँ पर दो स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। हर हिंदुस्तानी के पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
अगर आपसे कोई भी फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि ये ताकत हाई कोर्ट के पास में भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है। इससे पहले की जो पावर्स मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर हाई कोर्ट के पास में भी होती है। दोस्तों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी हो ना, इंटरप्रिटेशन कहते हैं मतलब को समझाना, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ समझाना हो, कोई जवाब देना हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा। अब आते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन के ऊपर। एपिलेट मतलब होता है अपील करना। अपील कहते हैं प्रार्थना करने को, गुजारिश करने को। जैसे मान लो आप हाई कोर्ट में गए, अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आपको पसंद नहीं आया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है अपील करने का, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर फ़ैसला समझ में नहीं आया आपके तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट का समझ में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आखिरी फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। अब देखते हैं कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से केस आते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट्स भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन आखिरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपकी क्लास में टीचर ने कहा कि आपकी क्लास का मॉनिटर सलमान खान बनेगा। कानून में लिखा हुआ है कि क्लास में मॉनिटर होना चाहिए। आपने कहा कि कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि क्लास में मॉनिटर होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा कानून में। अब आप गए प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल आपको समझाएगा कानून क्या है, और जो प्रिंसिपल कहेंगे ना वही बात आपको माननी पड़ेगी, वही बात टीचर्स को माननी पड़ेगी। अगर कानून में लिखा है कि क्लास मॉनिटर होना चाहिए तो प्रिंसिपल आपको बताएगा कि कानून में इस तरह से लिखा हुआ है कि क्लास में मॉनिटर होना चाहिए और आपको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल के पास आप तभी जा सकते हैं जब आपका क्लास टीचर आपको सर्टिफिकेट दे प्रिंसिपल के पास जाने का। समझ में आ रहा है आपको? हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकाला, लेकिन आपके समझ में नहीं आया कानून। आपने हाई कोर्ट से अपील करी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा बना के, और तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकोगे। अगर आपको क्लास का कानून पसंद नहीं आ रहा, आपको प्रिंसिपल के पास में जाना है, तो पहले टीचर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो। इसके बाद है सिविल केसेस। सिविल केसेस होते हैं डाइवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मान लो आपने कोई दुकान दी है रेंट के ऊपर, अब दुकानदार आपको किराया नहीं दे रहा। इस तरह के केसेस होते हैं सिविल में। सिविल केसेस में भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सिविल केसेस में या तो जनरल क्वेश्चन हो सकता है, आम जनता का सवाल हो सकता है। जैसे मान लो गंगा नदी में बहुत पानी ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है वहाँ पे। या फिर कोई ऐसा केस होता है जिसमें हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। ठीक है, या तो कोई ऐसा मुद्दा हो जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा स्पेशल केस आ गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट बेहतर तरह से हैंडल कर सकता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा और केस सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंच जाएगा। इसके बाद आते हैं क्रिमिनल केसेस के ऊपर। क्रिमिनल केसेस होते हैं मार काट वाले, किसी का रेप हो गया है, किसी को जान से मार दिया। क्रिमिनल केसेस में जुर्म क्योंकि बड़ा होता है तो यहाँ पर सज़ा भी बड़ी दी जाती है, काफ़ी सख्त सज़ा होती है यहाँ पे। क्रिमिनल केसेस में दो तरह से आप अपील कर सकते हैं, एक होता है विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट और दूसरा होता है विद द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट। एक में आप सर्टिफिकेट के साथ में कर सकते हैं और एक में आप बिना सर्टिफिकेट के भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सर्टिफिकेट ही मिल गया हाई कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आप आराम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, और वो दो केसेस मैं आपको बता देता हूँ। एक है जब हाई कोर्ट ने किसी जजमेंट को रिवर्स कर दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश फॉर ऑल के ख़िलाफ़ कोई केस कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आपने कहा कि इंग्लिश फॉर ऑल ने मेरे दोस्त को जान से मार दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया कि इंग्लिश फॉर ऑल बेगुनाह है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज़ाद कर दिया इंग्लिश फॉर ऑल को। अब केस गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फ़ैसले को रिवर्स कर दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि इंग्लिश फॉर ऑल मुजरिम है और फांसी की सज़ा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदल दिया हाई कोर्ट ने। अब ऐसे में आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो डिसीजन है ना वो रिवर्स हो गया, बदल दिया गया है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुना दी इंग्लिश फॉर ऑल को और हाई कोर्ट ने भी इंग्लिश फॉर ऑल को फांसी की सज़ा सुना दी। यहाँ पर डिसीजन रिवर्स नहीं हुआ है, एक जैसा फैसला दोनों कोर्ट ने दिया है। और अगर फैसला रिवर्स नहीं होगा, एक जैसा फैसला होगा, तब आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट के। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदल दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो फिर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो पहला केस है। दूसरा केस है जब हाई कोर्ट ने विड्रॉन कर लिया हो केस। जैसे मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना कोई केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने वो केस ले लिया सबऑर्डिनेट कोर्ट से और केस लेके उसने फांसी की सज़ा सुना दी। अब ऐसे में आपको हाई कोर्ट से किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं। बाकी विद द सर्टिफिकेट का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल ही गया हाई कोर्ट से तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप आराम से जाओ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अब आपको पढ़ना है एडवाइजरी। अब ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं इसको। दोस्तों ये प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। जैसे मान लो कोई मामला ना बहुत ज़्यादा उलझ गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बाबरी मस्जिद का केस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर पहले मंदिर था या मस्जिद ही थी, अब यहाँ पर स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, क्या करें? ऐसे में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। प्रेसिडेंट पूछ सकता है कि भाई मैं क्या करूँ यहाँ पर, मुझे बताओ आप। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना कि एक सवाल इतना ख़तरनाक आता है, समझ में ही नहीं आता क्या करें। फिर हम एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक्सपर्ट एडवाइस में क्या होता है, एक्सपर्ट मना भी कर सकता है। एक्सपर्ट कह सकता है कि मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि वो जवाब ही दे। और बिल्कुल ऐसे ही जो पार्टिसिपेंट होता है वो भी एक्सपर्ट की एडवाइस ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, उसके ऊपर है। पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट की बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। प्रेसिडेंट पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइस ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। और प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। 1993 में अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में प्रेसिडेंट ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एडवाइस देने से मना कर दिया था। साफ इनकार कर दिया था प्रेसिडेंट को कि हम कोई एडवाइस नहीं दे सकते इस मामले में। और ऐसे ही प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होता, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को माने और नहीं चाहे तो ना माने। अब आपको पढ़ना है रिवाइजरी फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास में ताकत होती है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। दोस्तों चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर हैं तो हम सब इंसान ही। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई गलती वो कर सकता है। तो यहाँ पर कानून में भी इसकी गुंजाइश रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि उसका कोई फ़ैसला गलत हो गया है, उसने कोई गलत जजमेंट को दे दिया है, तो फिर वो अपने फ़ैसले को रिव्यू कर सकता है, उसको बदल भी सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे एविडेंस मिलते हैं हम लोगों को, पर्चे खुलती हैं केस की। टाइम बीत जाने के बाद चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर जो जजमेंट है उसको रिव्यू करके बदला जा सकता है। जैसे शाहरुख खान की एक बड़ी फेमस फिल्म है वीर ज़ारा, उसमें भी यही होता है, आखिर में जाके पता लगता है कोर्ट को सच्चाई के बारे में। हालांकि काल्पनिक कहानी है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह से पढ़ाने में ना आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों अब आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड को कोई दूसरा कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंग्लिश फॉर ऑल के घर से चाकू निकला था, तो अब बाकी सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा इंग्लिश फॉर ऑल के घर से चाकू निकला है और वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो 5 तरह के रिट्स दे सकते हैं। रिट्स कहते हैं ऑर्डर को।
अब वो 5 कौन कौन से ऑर्डर्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लैटिन का वर्ड है। जिस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, वैसे ही पुराने ज़माने में एक लैंग्वेज हुआ करती थी लैटिन। लैटिन को आज कोई नहीं बोलता है, लैटिन मर गई है अब तो, लेकिन लैटिन के कई सारे वर्ड्स को इंग्लिश में लिया गया है। तो लैटिन का ये वर्ड है और इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। जी हाँ, यू मे हैव द बॉडी। समझाता हूँ आपको, रुको। जैसे मान लो आपको पुलिस बिना कोई वजह के उठा के ले गई घर से, और पुलिस के पास में कोई रीज़न भी नहीं है, कोई ख़ास सबूत नहीं है पुलिस के पास में, कोई ऐसा जुर्म पुलिस साबित नहीं कर पाई जिसकी बिना पे वो आपको जेल में रख सके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देगा आपको छोड़ने का। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया इंग्लिश फॉर ऑल के ऊपर कि इंग्लिश फॉर ऑल ने कोई जुर्म किया है, और उस गुनाह के बिना पे इंग्लिश फॉर ऑल को जेल में डाल दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि जुर्म साबित भी ना हो और बंदा जेल में रहे। जब जुर्म साबित होगा तभी तो जेल होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैदी को बुला के पूछेगा कोर्ट में कि आपको जेल में क्यों रखा गया है, और अगर साबित ना हो पाया तो फिर कैदी को छोड़ दिया जाएगा। अगला है मैंडेमस। ये सब लैटिन के वर्ड हैं, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से लिए गए हैं। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी। बहुत मज़ेदार वीडियो है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत काम की है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से देखना उसको टाइम मिले तो मैं ये कह रहा था कि मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मतलब हम आपको कानून के दायरे में रहकर ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं कि आप अपना काम करो सही से। जो नीचे के कोर्ट है ना, उनको ऑर्डर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, डांट लगा सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि सही से काम करो। अगर नीचे की बॉडीज़ किसी गलत रास्ते पर चल रही हैं तो उनको समझा सकता है कि आपको यहाँ पर नहीं चलना, उनको डांट भी लगा सकता है कि सही से काम करो। इसका मतलब होता है कमांड देना, बताना, ऑर्डर देना। अगला है प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नीचे के ऑर्डर्स को बता सकते हैं उनके लिमिट्स के बारे में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी ताकत से ज़्यादा बड़े बड़े फ़ैसलों को लेने लगे तो उसे याद दिला सकें कि तुम अभी बहुत छोटे हो, छोटे बन के रहो, अपनी लिमिट्स में रहो। इसके बाद है सूशु राय राय। बड़ी अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। सूशु राय राय का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। देखो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछ सकता है किसी भी केस के बारे में। पूछ सकता है कि इस केस में क्या रिकॉर्ड्स हैं, आपने कैसे फैसला सुनाया है, क्या चल रहा है इस केस में। क्वेश्चन कर सकता है। ये एक लगाम है लोअर कोर्ट के ऊपर, ताकि लोअर कोर्ट सही से काम कर सके, अपनी लिमिट्स में रहे, लिमिट्स को क्रॉस ना करे। उसको पता रहे कि हमसे ऊपर भी अथॉरिटी बैठी हुई है। अगर हम कोई गलत फ़ैसला लेंगे तो हमसे सवाल हो सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि जो फ़ैसला हमने सुनाया है ये फ़ैसला किस बिना पे हमने किया है, हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। आखिर में आता है रेट ऑफ क्यू वरेंटो। इसका मतलब है कि कोर्ट पूछ सकता है कि आप इस पोस्ट पर क्या कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा है, उसने गैर कानूनी तरह से किसी पोस्ट पर कब्ज़ा कर रखा है, नौकरी कर रहा है मज़े से, लेकिन वो हकदार नहीं है, उसने गैर कानूनी तरह से नौकरी को कब्ज़ा किया है। तो कोर्ट पूछ सकता है कि आप यहाँ पर कैसे, और उस पोस्ट को खाली करवा सकता है ताकि वो पोस्ट उसे मिल सके जो उस पोस्ट को डिज़र्व करता हो। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरह से सरकारी पोस्ट पर कब्ज़ा नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब आपको पढ़ना है जुडिशल रिव्यू। देखो, सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कानून को बनाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाके कोई कानून बने, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले क्या हुआ, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक कानून बनाया था कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली वालों की ट्रीटमेंट होगी। मुफ्त का जो इलाज है ना, जो दवाई वगैरह मिलती है, वो दिल्ली वालों को मिलेगी सिर्फ। अब इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और फिर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी सरकार अगर कानून बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर बैठा हुआ है डंडा लेके। चलो, इसी के साथ में हमारा सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गया है। अगर आपको हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको पूरी सिविक्स मिल जाएगी ICSE की।
हाई कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को मैंने अलग अलग वीडियोस में पढ़ाया है आपको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।